हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम पर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था मेन वर्ब्स के बारे में कि मेन वर्ब्स बोलते किसको हैं, और मेन वर्ब्स को ही हम प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो वही डिस्कशन आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उसको हम कितने भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो एक्चुअली हम लोग मेन वर्ब को 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज द मेन वर्ब इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट है कैटेगरी 1 में आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, कैटेगरी 2 में है आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, कैटेगरी 3 में है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों, इसमें से फर्स्ट कैटेगरी रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, रेगुलर वर्ब्स वे क्रियाएं होती हैं या फिर वे स्टैंडर्ड वर्ब्स होते हैं जिसमें ईडी लगा के उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है। जैसे यहां पे देखिए एड हमारा फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं। एडेड ये आपका सेकंड फॉर्म है जिसको आप पास्ट टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद ये एडेड, इसको आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए आप, एड आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ, यहां पे ईडी लगा के आपने इसका सेकंड फॉर्म बना लिया। इंजॉय को देखिए आप, इंजॉय फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी लगा के आपने इसका सेकंड फॉर्म बना लिया, ईडी लगा के इसका थर्ड फॉर्म बना लिया। कुल मिला के ईडी लगा के इसका सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म बनाया जा सकता है, किसी एक को नहीं। अगर किसी एक फॉर्म को आप बना सकते हैं तो वो आपका रेगुलर वर्ब्स नहीं हो सकता। अगर आप दोनों क्रियाओं में मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में अगर ईडी लगा के उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं तभी वो आपका रेगुलर वर्ब्स कहलाएगा। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये तीनों एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हैं कि तीनों में ईडी लगा के एक ही पैटर्न को फॉलो करके हमने इसका रेगुलर वर्ब्स बना लिया है, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने बना लिया है। इसके ठीक अपोजिट में आप देखिए इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो वे क्रियाएं जिसमें ईडी लगा करके हम उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, वो किसी एक अलग ही स्टैंडर्ड को फॉलो करता है जिसमें ईडी नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए यहां पे उसके कुछ एग्जांपल है। डू, डिड, डन। डू में हमने ईडी लगा के डूएड ऐसा नहीं बनाया सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसके लिए हमने डिड लगाया और डन लगाया, यही इसका फॉर्म होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन में आप देखिए इसमें भी हम लोगों ने ईट में ईएटी के बाद ईडी नहीं लगाया, मतलब ईटेड, ईटेड, ईटेड ये नहीं होता, ईट, एट, ईटन होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ईट, एट, ईटन में ईट आपका बेस फॉर्म हो गया जिसको आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, यह आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यह आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन जिस पैटर्न को या जिस स्टैंडर्ड को रेगुलर वर्ब्स फॉलो कर रहे थे ईडी लगा करके, उस स्टैंडर्ड को, उस पैटर्न को ये इरेगुलर वर्ब्स फॉलो नहीं करते। उसी तरह से आप देखिए रन, ब्रेक और प्ले में ये भी ऐसे वर्ब्स हैं जो ईडी लगाने वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ईडी लगा के जिन क्रियाओं का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है वे हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और जिन क्रियाओं में ईडी लगा करके उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जा सकता वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैटेगरीज नंबर 2 को। कैटेगरी नंबर 2 में है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं? तो दोस्तों आपको इसकी एक शॉर्टकट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस के मतलब को समझाने के लिए, और इसके ठीक विपरीत इनट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती सेंटेंस के मतलब को समझाने के लिए। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। एग्जांपल्स में आप समझेंगे ज्यादा बेहतर ढंग से। देखिए, आई पुश्ड हिम, मैंने उसे धक्का दिया। पुश मतलब होता है धक्का देना, और यहां पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। आप इसको एक और तरह से जान सकते हैं कि किसी सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, इसको पहचानने की एक ट्रिक होती है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सेंटेंस में होम या फिर व्हाट लगा करके देखिए। आप इन दो शब्दों से एक सवाल पूछ करके देखिए तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब उसमें यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला शब्द आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखिए,
आई पुश्ड हिम, मैंने उसे धक्का दिया। तो आप एक सवाल कीजिए कि मैंने किसे धक्का दिया, तो आंसर आएगा कि मैंने उसे मतलब हिम को धक्का दिया। तो जैसे ही मैंने पूछा whom मतलब किसे, तो इसका एक आंसर आ रहा है कि उसे। तो इसका मतलब यह है कि इसके ठीक पहले आने वाला वर्ब आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है। उसी तरह आप देखिए रोहन ब्रोक द ग्लास, रोहन ने ग्लास को तोड़ दिया। इसमें आप एक सवाल करके देखिए व्हाट रोहन ब्रोक द व्हाट, या फिर व्हाट रोहन ब्रोक। तो इसमें आपका एक आंसर निकलेगा कि रोहन ब्रोक द ग्लास, मतलब रोहन ने ग्लास को तोड़ा। तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें लगने वाला जो ब्रोक है या ये जो शब्द है ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जांपल नंबर 3 में देखिए द डॉग वॉज बार्किंग अस, कुत्ता हमें भौंक रहा था। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। कैसे होगा उसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं गार्डन में जा रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, तो एक डॉग, एक कुत्ता आपको भौंकता है। तो आप घर में आके अपनी फैमिली वालों को बताते हैं कि एक कुत्ता हमें भौंक रहा था। तो ये सेंटेंस को आप दो तरह से बोल सकते हैं। पहला ये कि कुत्ता हमें भौंक रहा था, या फिर कुत्ता भौंक रहा था। तो दोनों सेंटेंस के बीच में अंतर क्या है कि इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही कोई पूछेगा कि किसे भौंक रहा था, किसे भौंक रहा था, आमतौर पर क्या होता है कि कुत्ते का काम है भौंकना, तो वो तो भौंकते रहते हैं। लेकिन आप कब जानेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या सेंटेंस में एक ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? तो उसको पता लगाने के लिए आप होम का इस्तेमाल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जैसे ही आपने होम का इस्तेमाल किया, द डॉग वॉज बार्किंग होम, किसे, तो आपका आंसर आ जाएगा अस। तो यहां पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया कि किसे भौंक रहा था, तो हमें भौंक रहा था। लेकिन मान लीजिए 2 मिनट के लिए इज अस को आप भूल जाइए, कल्पना कीजिए कि ये अज यहां पे नहीं है, तो क्या बच गया, द डॉग वॉज बार्किंग, मतलब कुत्ता भौंक रहा था। लेकिन किसे भौंक रहा था मालूम नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। हां, वो इनट्रांजिटिव हो सकता है। तो इस सेंटेंस में जब ये अज होगा तब ये सेंटेंस आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ये अज नहीं रहेगा तो यही बार्किंग आपका बन जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो बार्किंग है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की भूमिका निभा सकता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव। वैसे ही देखिए ही इज प्लेइंग गिटार, वह गिटार बजा रहा है। देखिए बजाना एक क्रिया है, प्ले मतलब बजाना, प्ले मतलब खेलना भी होता है और प्ले मतलब बजाना भी होता है। तो किसको बजा रहा है, गिटार को बजा रहा है। तो अगर गिटार को बजा रहा है तो डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ रहा है, गिटार के ऊपर। गिटार में जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको हिलना पड़ता है, उसको आप बजाते हैं, उसमें से साउंड आता है, उसको आप हिलाते हैं, डुलाते हैं, जो भी करते हैं उसको प्ले करते हैं, तो उसको आप यूज करते हैं कुल मिला के। तो आप जो बजा रहे हैं उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर पड़ रहा है, गिटार के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो प्ले है यहां पे ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए इस गिटार को आप हाइड कर दें, इसको आप भूल जाएं, तो आपका क्या बच गया, ही इज प्लेइंग। तो ही इज प्लेइंग तो ये दो तरह से हो सकता है। ही इज प्लेइंग मतलब वह बजा रहा है और दूसरा वह खेल रहा है। यहां पे जैसे ही आपने गिटार को मेंशन किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, यहां पे खेलने वाला वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहां पे बजाने वाला वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस गिटार को भूल जाएंगे, इस गिटार को हटा देंगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बजाने वाला प्ले है कि खेलने वाला प्ले है। तो यहां पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया। जैसे ही आपने गिटार को छोड़ा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गायब हो गया। तो अब ये जो प्ले है ये इंट्रांजिटिव की भूमिका में आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। यहां पे देखिए इंट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। द ओल्ड मैन डाइड, एक बूढ़ा व्यक्ति मर गया। अब एक बूढ़ा व्यक्ति मर गया तो मर गया तो मर गया। तो यहां पे आप देखिए कौन और क्या नहीं लगा सकते, किसे या क्या नहीं लगा सकते। आप डायरेक्ट देखिए कोई आदमी मर गया तो मर गया। जो सेंटेंस है वो आपका कंप्लीट सेंटेंस है, पूर्ण क्रिया है। वैसे ही आप देखिए आई वॉज स्लीपिंग,
तो आई वॉज स्लीपिंग में मैं सो रहा था। तो जैसे ही आप किसी को कहते हैं कि मैं सो रहा था, तो आदमी आपको ये नहीं पूछता कि आप जमीन में सो रहे थे, आप बेड में सो रहे थे, आप कहां सो रहे थे, कैसे सो रहे थे। आपने जैसे ही किसी व्यक्ति को कहा कि मैं सो रहा था, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मतलब आपके सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट हो गया। आपने लोगों को बता दिया कि मैं सो रहा था और इसके आगे कुछ बताने की जरूरत उनको नहीं है। वैसे ही देखिए, स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे थे। तो आमतौर पर विद्यार्थी अब कहां पे बैठते हैं, सेंस क्लियर है इसका कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लासरूम में बैठते हैं। तो उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग इनसाइड द क्लास या फिर स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग इन द ग्राउंड। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप, अच्छा ये स्टूडेंट ही नहीं, आप कहीं पे भी बोलते हैं कि आई वॉज सिटिंग। जैसे मान लीजिए कोई आपको फोन करता है, और आपको बोलता है कि यार क्या कर रहे हो आप, तो आप कहेंगे नथिंग, आई एम सिटिंग ओनली, मैं खाली बैठा हूं। तो यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों खाली बैठे हैं, कैसे खाली बैठे हैं। आपके बोलने का सेंस अगले व्यक्ति को पता चल गया कि आप बैठे हैं, मतलब आप फुर्सत में हैं, आपको कोई काम नहीं है या कुछ भी। उसको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब इसी तरह के सेंटेंस में भूमिका निभाता है जहां पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले को बताना नहीं पड़ता कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको आप जैसे ही बोलते हैं, किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसका सेंस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही आपने कहा कि द ओल्ड मैन डाइड, बूढ़ा मर गया, तो मर गया तो मर गया। अब उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, यहां पे आपका सेंस कंप्लीट है। अब वो अगर बीमारी से मरे या फिर एक्सीडेंट से मरे, किसी भी चीज से मरे, लेकिन सेंस कंप्लीट है कि जो बूढ़ा है वो मर गया है। अब उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। दूसरा मैंने कहा कि ही वॉज स्लीपिंग, या फिर सॉरी आई वॉज स्लीपिंग। तो आई वॉज स्लीपिंग में भी आप कह सकते हैं कि मैं सोया था या सो रहा था। तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों सो रहे थे, कैसे सो रहे थे, आपने बताया कि मैं सो रहा था, इसमें सेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जांपल में स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग में भी वही हुआ कि विद्यार्थी बैठे थे। अब कहां बैठे थे, कैसे बैठे थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, सेंस कंप्लीट हो गया ना कि विद्यार्थी जो थे वो बैठे थे। नेक्स्ट है आपका रोहन वॉज लाइंग। रोहन वॉज लाइंग में आप देखिए, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो रोहन वॉज लाइंग, रोहन झूठ बोल रहा था, सेंस कंप्लीट है। अब वो किसी भी मैटर में झूठ बोले, किसी भी मैटर को आप ले लीजिए, आपसे रिलेटेड हो, उससे खुद व्यक्तिगत रिलेटेड हो, उसका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, सेंस क्लियर है। अब वो किस बारे में झूठ बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, उससे ना आपको मतलब ना हमें मतलब। बात यह है कि वो झूठ बोल रहा था। तो आमतौर पर ये जो डाई है, मरना, स्लीप मतलब सोना, सिट मतलब बैठना, लाई मतलब झूठ बोलना, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब की भूमिका ही निभाते हैं। इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में आप देखिए कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है, डाइड आपका वर्ब है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया क्या, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, इसमें स्लीप मतलब सोना है, आई मतलब सब्जेक्ट है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, आपका सिटिंग वर्ब है, सीट मतलब बैठना, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें भी आप देखिए रोहन वॉज लाइंग, रोहन सब्जेक्ट है, लाई आपका वर्ब है, इसमें भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपने समझा ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं।